हो रही थी, उसने बाकी लोगों की भी जांच करने का निर्णय लिया। 5 डाकुओं के प्रमुख में सबसे कमजोर एक मध्यम स्तर का शूरवीर था और बाकी 4 उच्च स्तर के योद्धा थे। इसके अलावा 10 निम्न स्तर के शूरवीर भी थे जो कारवां के बाकी सैनिकों से लड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कारवां में केवल 2 उच्च स्तर के शूरवीर योद्धा थे और एक मध्यम स्तर का शूरवीर था। तो बात साफ थी कि कारवां ज्यादा देर तक डाकुओं का सामना नहीं कर पाएगा। अभिमन्यु ने यह भी देखा था कि वे डाकू सामान्य डाकुओं की तरह अलग अलग लड़ने की बजाय एक प्रमुख डाकू के आदेश के हिसाब से समूह में लड़ रहे थे, जैसे सेना में प्रशिक्षित सेनानी लड़ते हैं। ऐसा लग रहा था मानो वे सब प्रशिक्षित सैनिक हों, पर वेशभूषा डाकुओं की बना रखी हो। इस प्रकार अभिमन्यु इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये सैनिक ही हैं और हो सकता है कि उनके पास आपूर्ति की कमी हो। यही वजह थी कि वे यात्रियों और कारवां को लूट रहे थे। फिर वो धीरे से मुड़ा और अपने कारवां की ओर वापस चल दिया। पहुंचने पर उसने बिना समय गंवाए सारा हालिया बयां भवानी सिंह से कह दिया। सब कुछ सुनकर भवानी सिंह हैरान रह गए और इसके बाद उन्होंने फिर से मार्ग बदलने का निर्णय लिया ताकि उन डाकुओं के साथ संघर्ष में ना पड़ना पड़े। ये इस प्रदेश के सीमा सुरक्षा सैनिक होंगे, भवानी सिंह ने कहा। उन्होंने सलादीन साम्राज्य की आक्रमण योजनाओं के बारे में सुना होगा और उन्होंने हमारे राज्य से भागने वाले लोगों को लूटने की योजना बनाई होगी। वो कारवां मूल रूप से एक बड़े शहर का रहा होगा क्योंकि उनके पास 3 शीर्ष स्तरीय शूरवीर भी हैं, पर उन सैनिकों के हाथों से वो बच नहीं पाएंगे, वो कहते रहे। अभिमन्यु को बहुत बुरा लग रहा था और साथ ही साथ वो पूरी तरह सचेत भी था कहीं अब अगला आक्रमण उसके कारवां पे ना हो जाए। जब वो झाड़ियों में से डाकुओं की जांच कर रहा था तब उसने 10 निम्न स्तर वाले शूरवीरों पर भी ध्यान दिया था और उसने पाया कि वे युद्ध करने के साथ साथ सीख भी रहे हैं और अगर उन्हें जरा भी भनक लग गई तो अपने प्रमुख डाकुओं के साथ उसके कारवां पर हमला करके सब कुछ खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। अभिमन्यु ने यह भी महसूस किया कि भवानी सिंह के ग्रामीण साम्राज्य में शूरवीरों की संख्या गिनी चुनी थी, पर बड़े शहरों में सैकड़ों उच्च स्तरीय शूरवीर थे और ये एक आम बात थी। उनकी सेना में कई परमवीर भी शामिल थे। अभिमन्यु दिन प्रतिदिन अलग अलग क्षमताओं के योद्धाओं को देखकर दंग होने के साथ साथ बहुत निराश भी हो उठता था। अपने विजयनगर के ग्रामीण इलाके में जहां वो राज करता था, वहां के उच्च स्तर के शूरवीरों को ही वो सर्वशक्तिमान समझता था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि साम्राज्य के बाहर निकलने पर जंगल में यहां वहां फैले डाकू भी उन शूरवीरों से अधिक शक्तिशाली थे। डाकुओं के प्रमुख कारवां को लूटने के साथ साथ एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे। उस्ताद, झाड़ी में एक युवक ने हमें कुछ देर तक देखा था। वो दुश्मनों का जासूस हो सकता है। सिर पर दूसर दुपट्टा लिए एक निम्न स्तर के डाकू ने अंदर आकर सूचना दी। एक जवान आदमी है, ये उसी साम्राज्य का होगा जिस पर सलादीन आक्रमण करने आया है। हरिया, क्या तुम जाकर देखोगे? नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सुखिया नाम के डाकू ने दूसरे डाकुओं की ओर मुड़कर कहा। तुम जाओ, पर काम जल्दी खत्म करके आना। हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। हमें महाराज से भी मिलना है और हमें एक भी शाही आदमी को बचकर भागने नहीं जाने देना है। यदि ऐसा होता है तो हम गहरे संकट में पड़ जाएंगे। हरिया नामक व्यक्ति, जिसका स्वभाव कोमल था, उसने शांति से कहा। जरूर, मुझे 5 आदमियों की जरूरत है। जो भी मेरे साथ चलना चाहता है सामने आओ, वो चिल्लाया। जो आगे उस्ताद। काले हरे रंग का चमड़े का सूट पहने 5 डाकू आगे आए और अपने तलवार को हवा में लहराने लगे। हम आपका साथ देंगे, यहाँ लगभग सारा काम खत्म हो चुका है, उनमें से एक ने कहा। मुझे तुम लोगों से हमेशा ऐसी तत्परता की उम्मीद रहती है, सुखिया ने उस व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा।
उसने अपनी पीठ पर एक धातु का लंबा धनुष रखा था और उसका तरकश उसके घोड़े की काठी पर लटका हुआ था। आप हमारे उस्ताद हैं। आप जानते हैं कि हम आपकी ताकत और कौशल की प्रशंसा करते हैं और आपके लिए अपनी जान देने के लिए तत्पर हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, बहुत हुई चापलूसी, अब चलते हैं। सुखिया ने बातचीत काट दी और फिर अपना हाथ हिलाया। 2 शूरवीरों के साथ कुछ और डाकू उसके पीछे हो लिए और सब तेजी से पूर्व दिशा की ओर घोड़े को दौड़ाने लगे। उस्ताद सुखिया, हमारे यहाँ 2 शीर्ष स्तरीय शूरवीर हैं, फिर भी तुम इतने चिंतित क्यों हो? मेरे तीर से कोई नहीं बच सकता, तुम तो ये बात बहुत अच्छे से जानते हो। फिर माथे पर ये चिंता की लकीरें क्यों? एक सच्चे शूरवीर को कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। सुखिया ने बस इतना कहा और लगाम ढीली कर रफ्तार बढ़ाते रहा। जंगल का दृश्य। 3 गाड़ियां जंगल के बीच धीरे धीरे चल रही थीं। कारवां में माहौल काफी तनावपूर्ण था क्योंकि एक भी व्यक्ति बात नहीं कर रहा था। केवल घोड़ों की आवाज ही गूंज रही थी। इससे पता चलता है कि मौजूदा हालात से वो कितने घबराए हुए थे। जो अभी अभी उन्होंने देखा था उसे वो अपने साथ होने की कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। सैनिक आसपास की छोटी से छोटी आहट पर पैनी नजर रखे हुए थे। जाहिर तौर पर उनकी बढ़ी हुई सतर्कता दिखाई दे रही थी। छोटे भूरे बालों वाला एक पूरी तरह हथियारों से सुसज्जित किशोर गाड़ीवान के स्थान पर बैठ गया। उसने अपने हाथ में एक लकड़ी का लंबा धनुष थाम रखा था। एक चांदी की 2-धारी तलवार जो उसकी कमर से लटकी हुई थी और साथ ही तीरों का एक तरकश जो उसकी पीठ पर लदा हुआ था। कवच के रूप में उसने चमड़े का सूट पहना था और उसके पास एक थैली भी थी। थैली के अंदर कुछ तो था लेकिन उसकी सामग्री के बारे में किसी को पता नहीं था। ये किशोर भी सावधानी से आसपास के इलाकों पर नजर रखे हुए था। एक आदमी गाड़ी में आया और वो उस किशोर के पास बैठ गया। उस आदमी के लंबे भूरे बाल थे जो उसके कंधों तक आते थे। ये आदमी भवानी सिंह था जिसके दाहिने आंख पर एक पट्टी बंधी हुई थी। अभिमन्यु, 10 मिनट और फिर हम एक मोड़ लेंगे और मैदान में प्रवेश करेंगे। जरूर पिताजी, अभिमन्यु ने कहा और उसने पुष्टि में सिर हिलाया। उसने गाड़ी के अंदर लड़कियों को देखा जो काफी घबराई हुई लग रही थीं। कारवां के चारों ओर के पहरेदार पहले से ही युद्ध के लिए तैयार और पूरी तरह से सचेत थे। मैदान और जंगल के बीच चौराहे पर जमीन पर घोड़ों की टापों की आवाज के साथ घुड़सवार डाकुओं का एक जत्था उस स्थान पर पहुंचा जहां से हाल ही में अभिमन्यु का कारवां गुजरा था। कोई यहाँ था। जमीन पर गाड़ियों के गुजरने के निशान हैं। तुम लोग जाओ और ढूंढो। जमीन पर एक नजर डालने के बाद सुखिया चिल्लाया। इसकी जरूरत नहीं, मैं निशान को देखकर उनकी सही दिशा बता सकता हूँ, एक डाकू ने कहा और वो अपने घोड़े से उतर गया और बचे हुए निशानों को ध्यान से देखने लगा। उन्होंने शायद हमें पहले ही ढूंढ लिया है और मार्ग बदलने की कोशिश की है। चलो उनके पीछे चलते हैं। और पता नहीं कैसे उसने उसी दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा जहां भवानी सिंह का कारवां जा रहा था। अच्छा, हमारे जत्थे में एक से एक कुशल लोग हैं। चलो चलें। सुखिया ने मुस्कुराकर खुश होते हुए कहा। अचानक उन्होंने तेज गति से गाड़ियों के भागने की तीव्र आवाजें सुनी। एक बड़ा समूह, लगभग 10 गाड़ियां। हम उनसे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सारे डाकू आवाज सुनकर उत्साहित दिखे। कुछ लोग छोटे शिकार की ओर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। सुखिया ने अपनी तलवार उठाई और आगे बढ़ा। ठीक है। जत्था 2 समूहों में बट गया और दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। चलो छोटे शिकार के लिए चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारा सामना वहां किसी अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति से नहीं होगा।
और हम आसानी से उन्हें मारकर कारवां लूट लेंगे, एक डाकू ने कहा और वो तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। दुश्मन का पता चला, 6 घुड़सवार डाकू करीब आ रहे हैं, जीरो ने सूचना दी। अभिमन्यु ने वास्तव में उन्हें पहले ही आता भांप लिया था। अंत में हमें ढूंढ ही लिया गया, अभिमन्यु ने सोचा और फिर गाड़ी से कूद गया। चलते रहो, रुको मत, वो चिल्लाया। सैनिक चिंतित और सचेत हो उठे, पर उन्होंने कोई आवाज नहीं की। आखिरकार वे अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे और ईमानदारी से आदेशों का पालन करने में सक्षम थे। क्या हुआ अभिमन्यु? भवानी सिंह ने अभिमन्यु को गाड़ी से कूदते देख पूछा। पिताजी, कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, इसलिए मैं सबको भागने में और अधिक समय देने के लिए उन्हें रोकने जा रहा हूँ। आप लोग बस आगे बढ़ते रहे, मैं उन्हें गुमराह करता हूँ, अभिमन्यु ने शांति से कहा। नहीं, तुम कारवां के साथ जा, मैं उन्हें रोकता हूँ। भवानी सिंह गाड़ी से कूद गया और अभिमन्यु की ओर आते हुए उन्होंने कहा, नहीं पिताजी, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस उन पर तीर चलाने जा रहा हूँ और उन्हें रास्ता भटकाने की कोशिश करूंगा, अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा। पिताजी, बस कारवां पर नजर रखना, अगर मैं अकेला हो जाऊंगा तो मेरे लिए बचकर भाग आना बहुत आसान होगा और मैं सीधा उनसे नहीं भिड़ूंगा, बस उन्हें यहाँ वहां दौड़ाते रहूंगा, अभिमन्यु ने कहा। भवानी सिंह ने अभिमन्यु की ओर देखा। वो जानता था कि उसके बेटे के पास तीरंदाजी का अजब कौशल है और साथ में फुर्ती और रफ्तार भी बहुत ज्यादा है। अगर उसे छिपने के लिए अच्छी जगह मिल गई तो वो उन डाकुओं को आसानी से रोक लेगा। फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो हमारा कहीं भी जाना व्यर्थ है, भवानी सिंह ने गहरे स्वर में कहा। हमारा पूरा परिवार इन गाड़ियों में है पिताजी, और अगर डाकुओं ने हमें परिवार के साथ घेर लिया तो उनका सामना करना बहुत मुश्किल होगा, और अगर दूसरी तरफ आप मेरे साथ आ जाते हैं तो यहाँ इनकी प्रबलता से रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि आप कारवां के साथ रहें और मुझे उन डाकुओं को रोकने के लिए जाने दें, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, आप चिंतित ना हो, अभिमन्यु ने अपने पिता को भरोसा देते हुए कहा। भवानी सिंह ने कुछ देर अपने बेटे को देखा और फिर दूसरी तरफ अपने कारवां को। मैं तुम्हें 15 मिनट देता हूं, अगर उसके बाद भी तुम वापस ना आए तो मैं तुम्हें खोजते हुए आऊंगा, भवानी सिंह ने कहा। ठीक है पिताजी, अभिमन्यु ने सिर हिलाया। भवानी सिंह जानते थे कि उनका बेटा खुद को संभालने में काफी सक्षम है, हालांकि पीछा कर रहे इन दुश्मनों के बारे में वो अधिक नहीं जानते थे, इसलिए वो थोड़े चिंतित थे। अपने पिताजी के जाने के बाद वो थोड़ी देर तक उन्हें ही देखता रहा, जब तक वो आश्वस्त नहीं हो गया कि वो नजरों से ओझल हो गए हैं। फिर वो डाकुओं की तरफ मुड़ा। थोड़ी दूर से उसने डाकुओं को अपनी ओर आते देखा और अपनी तरकश में से एक तीर निकालकर उसने धनुष पर सजाया, फिर जोर से पीछे की ओर खींचा। तीर के सिरे पर सूरज की रोशनी पड़ते ही वो चमका जैसे कि उसमें कोई जादुई शक्ति हो। अभिमन्यु ने तीर छोड़ा और वो सटीकता से अपने लक्ष्य पर जा लगा और एक डाकू घोड़े पर से नीचे गिर गया, जिसकी आवाज साफ अभिमन्यु ने सुनी। उसने अपनी तरकश में से एक और तीर निकाला और उसे एक बार फिर धनुष पर सजाकर चला दिया। वो घुड़सवार डाकुओं से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर था, लेकिन उसकी चिप की सहायता से उसकी सटीकता और स्पष्टता 100% तक पहुंच गई थी। अभिमन्यु अपने लक्ष्य की ओर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके एक के बाद एक तीर छोड़ता रहा और जीरो की सहायता से वो अपनी जगह भी बदलता रहा, जहां से तीर चलाना ज्यादा कारगर हो रहा था। अचानक अभिमन्यु को अपने बाएं हाथ में दर्द महसूस हुआ और उसने अपना संतुलन खो दिया। उसने अपने धनुष पर जो सफेद पंख वाला तीर साधा था वो जमीन पर गिर पड़ा। एक तीर उसके बाएं हाथ के आर पार हो चुकी थी। ये बहुत प्रभावशाली ढंग से मारा गया तीर है, अभिमन्यु ने खुद से कहा। 3 तेज रफ्तार से आई हुई तीरें उस जगह जमीन पे आके धस गई जहां से अभिमन्यु कूदा था। अभिमन्यु तीर की सटीकता देखकर दंग था। वो भागा और अपने घाव पर दबाव डालते हुए एक पेड़ के पीछे छिप गया। इतनी दूरी से भी सटीकता के साथ तीर मारने वाला व्यक्ति अवश्य ही कोई बहुत ताकतवर शूरवीर होगा। अभिमन्यु ने तीर को पूरी ताकत से पकड़ा और आंखें बंद करके जोर से उस तीर को अपने हाथों से बाहर खींचा। वो कराह उठा
इतना दर्द उसे आज तक कभी नहीं हुआ था। डाकू नजदीक आ चुके थे। अब आगे क्या होगा? डाकुओं से घिरा अभिमन्यु